हेलो बच्चों, फील द फिजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम फिजिक्स को फील करके पढ़ते हैं। बच्चों, आज मैं आपके लिए चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू का वीडियो लेके आया हूँ। बच्चों, बोर्ड में इस चैप्टर में से 3 एमसीक्यू पूछे जाते हैं। तो बच्चों, आप एमसीक्यू की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और एमसीक्यू में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाइए। और बच्चों, अभी तक हमने 9 चैप्टर के एमसीक्यू के वीडियो बना के रखे हैं। तो ये वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, आप जाके देख सकते हैं। ये एमसीक्यू आपको बोर्ड की एग्ज़ाम में और गुजकेट की एग्ज़ाम में बहुत काम आएंगे, तो इसे आप अच्छे से देखिए, सॉल्व कीजिए। और बच्चों, इस वीडियोस की जो सॉल्यूशन की फाइल जो है पीडीएफ फाइल, वो पीडीएफ फाइल की लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है, वहां जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो चलो आइए शुरू करते हैं चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। The magnetic flux linked with a coil is changing with time t according to phi equals to 60 square minus 5t plus 1, where phi is in Weber. At t equals to 0.5 second, the induced current in the coil is dash and the resistance of the circuit is 10 ohm. So बच्चों, यहाँ पे एक कॉइल है और कॉइल के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक है वो इस इक्वेशन के अनुसार टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे एट टी इक्वल्स टू 0.5 सेकेंड कॉइल में इंड्यूस करंट कितना फ्लो करेगा वो हमें फाइंड करना है और रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट गिवन है 10 ओम। सो बच्चों, यहाँ पे पहले हम फ्लक्स का यूज करके हम इंड्यूस ईएमएफ फाइंड करेंगे और इंड्यूस ईएमएफ की मदद से हम इंड्यूस करंट फाइंड करेंगे। तो पहले हम फाइंड करते हैं इंड्यूस ईएमएफ। सो यहाँ पे हम पहले मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ फाइंड करेंगे। सो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ E इक्वल्स टू डी फाई अपॉन डी टी। सो यहाँ पे हम फाई का इक्वेशन रख लेते हैं 60 स्क्वायर माइनस 5t प्लस 1। सो यहाँ पे हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे इस इक्वेशन का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, तो हमें मिलेगा 12t माइनस 5। अब यहाँ पे हमें t इक्वल्स टू 0.5 सेकेंड पे इंड्यूस करंट फाइंड करना है। तो पहले हम t इक्वल्स टू 0.5 सेकेंड पे इंड्यूस ईएमएफ फाइंड करते हैं। सो एट t इक्वल्स टू 0.5 सेकेंड जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो होगा 12 इंटू 0.5 माइनस 5। सो हमें मिलेगा 6 माइनस 5 इक्वल्स टू 1 वोल्ट। सो यहाँ पे हमें इंड्यूस ईएमएफ मिला 1 वोल्ट। अब हम इंड्यूस ईएमएफ का यूज करके इंड्यूस करंट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे जो सर्किट का रेजिस्टेंस है वो है 10 ओम। सो यहाँ पे गिवन है R इक्वल्स टू 10 ओम और हमें फाइंड करना है इंड्यूस करंट I। सो हम इक्वेशन यूज करेंगे I इक्वल्स टू E अपॉन R। यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ है 1 वोल्ट डिवाइड बाय रेजिस्टेंस है 10। सो 1 अपॉन 10 मिलेगा 0.1 एम्पियर। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। A coil of surface area 100 centimeter square having 50 turns is held perpendicular to the magnetic field of intensity 0.2 Weber per meter square. The resistance of the coil is 2 ohm. If it is removed from the magnetic field in 1 second, the induced charge in the coil is dash. So बच्चों, यहाँ पे एक कॉइल है और इस कॉइल का जो सरफेस एरिया है वो है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ द कॉइल है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं तो हमें मिलेगा 100 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये बनेगा 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स है n इक्वल्स टू 50 और यहाँ पे हमें गिवन है कि जो कॉइल का सरफेस एरिया है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे जो सरफेस एरिया है उसका जो एरिया वेक्टर होगा वो नॉर्मल टू सरफेस एरिया होगा और ये एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो यहाँ पे ये दोनों के बीच जो एंगल बनेगा वो बनेगा थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है
वो है B इक्वल्स टू 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल है R इक्वल्स टू 2 ओम। यहाँ पे जो कॉइल है इसको हम मैग्नेटिक फील्ड में से 1 सेकेंड में रिमूव कर देते हैं, तो ये कॉइल में इंड्यूस चार्ज कितना बनेगा वो हमें फाइंड करना है। तो हमें फाइंड करना है इंड्यूस चार्ज इन दी कॉइल। सो इंड्यूस चार्ज फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे। इंड्यूस चार्ज Q इक्वल्स टू N मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा फाई अपॉन R। यहाँ पे हम इंड्यूस चार्ज का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे और यहाँ पे जो डेल्टा फाई है वो होगा φ2 माइनस φ1 डिवाइड बाय R। सो यहाँ पे पहले हम φ1 और φ2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो यहाँ पे φ1 होगा φ1 इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा 1। सो इनिशियली यहाँ पे जो B और A के बीच जो एंगल है वो थीटा 1 इक्वल्स टू 0 डिग्री है। यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में है। सो यहाँ पे हमें φ1 मिलेगा B A कॉस 0, कॉस 0 होता है 1। सो यहाँ पे इनिशियल जो फ्लक्स है वो φ1 इक्वल्स टू मिला हमको बी ए। अब यहाँ पे कंडीशन गिवन है कि यहाँ पे जो कॉइल है इसको हम मैग्नेटिक फील्ड में से 1 सेकेंड में रिमूव कर देते हैं। जब हम कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में से रिमूव कर देते हैं तब इस कॉइल के साथ कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक नहीं होगा। सो यहाँ पे जो फाइनल कंडीशन है उसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल जो होगा वो होगा 0, क्योंकि यहाँ पे B की वैल्यू 0 है। B की वैल्यू क्यों 0 है? क्योंकि यहाँ पे कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड में से रिमूव कर देते हैं, इसीलिए यहाँ पे कॉइल के साथ कोई मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक नहीं होगा। अब यहाँ पे हम φ1 और φ2 की वैल्यू रखते हैं तो हमें मिलेगा n, φ2 की वैल्यू है 0 और φ1 की वैल्यू है बी ए अपॉन R। सो यहाँ पे 0 माइनस बी ए का मैग्नीट्यूड मिलेगा बी ए। सो ये हो जाएगा n बी ए अपॉन R। सो यहाँ पे n की वैल्यू है 50, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 0.2, सरफेस एरिया की वैल्यू है 10⁻⁻² और जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू है 2। सो बच्चों इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.005 कूलम। सो यहाँ पे जो कॉइल में चार्ज इंड्यूस होगा वो होगा 0.005 कूलम। सो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। When electric current in a coil steadily changes from +2 ampere to -2 ampere in a 0.05 second, an induced EMF of 8 volt is generated in it. The self-inductance of the coil is dash Henry. So बच्चों यहाँ पे एक कॉइल है और ये जो कॉइल है उसमें जो करंट चेंज हो रहा है वो है 2 एम्पियर टू -2 एम्पियर इन 0.05 सेकेंड। और जो कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ हमको मिलता है वो है 8 वोल्ट। तो हमें कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड करना है। सो यहाँ पे इनिशियल करंट है I1, वो है 2 एम्पियर। फाइनल करंट जो चेंज हो जाता है वो होता है -2 एम्पियर। सो यहाँ से हमको चेंज इन करंट मिलेगा DI इक्वल्स टू I2 माइनस I1। यहाँ पे I2 की वैल्यू है -2 तो ये मिलेगा -4 एम्पियर। और ये जो करंट चेंज हो रहा है उसका टाइम है 0.05 सेकेंड। सो यहाँ पे dt है 0.05 सेकेंड। और जो कॉइल में EMF इंड्यूस होता है वो है 8 वोल्ट। सो E इक्वल्स टू 8 वोल्ट। और हमें फाइंड करना है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। सो इसके लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे सेल्फ इंड्यूस EMF। सेल्फ इंड्यूस EMF E इक्वल्स टू -L DI अपॉन DT। सो यहाँ पे हम L को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें मिलेगा -E इंटू DT अपॉन DI। सो यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं। E की वैल्यू है 8, DT की वैल्यू है 0.05 और DI की वैल्यू है -4। सो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.1 हेनरी। सो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।
X and Y coils are joined in a circuit in such a way that when the change of current in X is 2 ampere, the change in the magnetic flux in Y is 0.4 Weber. The mutual inductance of the system of two coils is dash Henry. So बच्चों यहाँ पे X कॉइल में करंट चेंज हो रहा है और जो Y कॉइल है उसके साथ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है. तो हमें फाइंड करना है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम ऑफ टू कॉइल्स. सो यहाँ पे करंट चेंज हो रहा है X कॉइल में. सो डेल्टा आई एक्स इक्वल्स टू 2 एम्पियर एंड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो Y कॉइल में चेंज हो रहा है. सो डेल्टा फाई वाई इक्वल्स टू 0.4 वेबर. सो हमें फाइंड करना है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम ऑफ टू कॉइल. So mutual inductance of the system of two coils जो होगा M इक्वल्स टू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा आई. सो यहाँ पे X कॉइल में करंट चेंज हो रहा है और जो Y कॉइल है उसके साथ मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है. सो यहाँ पे इक्वेशन बनेगा M इक्वल्स टू डेल्टा फाई वाई अपॉन डेल्टा आई एक्स. सो यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं. सो 0.4 डिवाइड बाई 2. सो म्यूचुअल इंडक्टेंस हमें मिलेगा 0.2 हेनरी. सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. A square conducting coil of area 100 cm square is placed normally inside an uniform magnetic field of 10⁻³ Weber per meter square. The magnetic flux linked with the coil is dash Weber. सो बच्चों यहाँ पे एक स्क्वायर कंडक्टिंग कॉइल है जिसका एरिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये जो कॉइल है ये मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मली रखा है. तो यानी इस कॉइल का जो सरफेस एरिया है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है और यहाँ पे ये जो सरफेस एरिया है उसका जो एरिया वेक्टर है ये एरिया वेक्टर इस सरफेस के नॉर्मल होगा. सो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे. सो यहाँ पे ये दोनों के बीच एंगल होगा थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री. तो हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद दी कॉइल. सो बच्चों यहाँ पे डेटा गिवन है एरिया ऑफ द कॉइल जो है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसको हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं. 100 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर जो बनेगा 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर. और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है 10⁻³ वेबर पर मीटर स्क्वायर और यहाँ पे थीटा की वैल्यू है 0 डिग्री. तो हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद दी कॉइल. सो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा. सो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 10⁻3, एरिया की वैल्यू है 10⁻², कॉस थीटा यहाँ पे थीटा है 0 और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1. सो यहाँ पे हमें मिलेगा 10⁻3 इंटू 10⁻² जो होगा 10. सो यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फ्लक्स मिला 10 वेबर. सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. द डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम पॉइंट्स of two wings of an aeroplane is 50 meter. It is flying at a speed of 360 km per hour in a horizontal direction. The vertical component of Earth's magnetic field at that place is 2 into 10⁻⁻4 Weber per meter square. The induced EMF between these two end point is dash volt. So बच्चों यहाँ पे एक एरोप्लेन है और ये एरोप्लेन 360 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और यहाँ पे ये जो विंग्स है ये विंग्स की जो लेंथ है ये लेंथ है 50 मीटर और यहाँ पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो है 2 इंटू 10⁻⁻4 वेबर पर मीटर स्क्वायर. सो हमें फाइंड करना है इंड्यूस ईएमएफ बिटवीन दिस टू एंड पॉइंट्स. सो यहाँ पे ये जो विंग्स है तो ये विंग्स के एंड पॉइंट्स पे कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा वो हमें फाइंड करना है.
सो पहले हम यहाँ पे डेटा को लिखते हैं। सो यहाँ पे लेंथ है L इक्वल्स टू 50 मीटर, V है 360 किलोमीटर पर आवर। इसको हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं, तो 360 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, तो हमें मिलेगा 100 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है BV इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर, और हमें फाइंड करना है इंड्यूस EMF। सो हम इक्वेशन यूज करेंगे इंड्यूस EMF E इक्वल्स टू BLV। सो यहाँ पे कौन सा मैग्नेटिक फील्ड आएगा, तो हमने थियरी में पढ़ा है कि ये जो विंग्स है वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट को कट कर रहा है। सो इसीलिए यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आएगा। और यहाँ पे हम वैल्यूज रखते हैं। BV की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁴, L की वैल्यू है 50 और V की वैल्यू है 100। सो यहाँ पे 50 इंटू 200 और 100 इंटू 100 होगा 10⁻⁴, और ये है 10⁻⁻⁴, तो ये कैंसल हो जाएंगे, तो हमें मिलेगा E इक्वल्स टू 1 वोल्ट। सो यहाँ पे ऑप्शन B इज द करेक्ट आंसर। A rod of 5 meter length is moving perpendicular to a uniform magnetic field of intensity 2 into 10⁻⁴ Weber per meter square. If the acceleration of the rod is 2 meter per second square, the rate of increase of the induced EMF is dash. So बच्चों यहाँ पे जो रॉड की लेंथ है वो है L इक्वल्स टू 5 मीटर, और जो मैग्नेटिक फील्ड गिवन है वो है B इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर। एक्सेलरेशन है वो है A इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमें फाइंड करना है रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द इंड्यूस EMF। सो हमें फाइंड करना है dE/dt। सो इसके लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे इंड्यूस EMF का। सो इंड्यूस EMF E इक्वल्स टू BLV, और यहाँ पे हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें मिलेगा dE/dt इक्वल्स टू BL। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ ऑफ रॉड कांस्टेंट है, सो यहाँ पे BL और V का डिफ्रेंसिएशन होगा dV/dt। सो ये बनेगा BLA। सो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁴, लेंथ की वैल्यू है 5 और एक्सेलरेशन है 2। सो बच्चों इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा dE/dt इक्वल्स टू 20 इंटू 10⁻⁴। सो बच्चों यहाँ पे आप ऑप्शन में देखेंगे तो 20 इंटू 10⁻⁴, तो सारे ऑप्शन आपको करेक्ट दिख रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे आपको यूनिट चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू सेम है लेकिन यूनिट डिफरेंट है। सो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इंड्यूस EMF यानी कि dE/dt, इसका यूनिट क्या होगा, तो इसका यूनिट होगा वोल्ट पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे EMF का यूनिट होता है वोल्ट और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। सो यहाँ पे यूनिट बनेगा वोल्ट पर सेकेंड। सो यहाँ पे ऑप्शन D इज द करेक्ट आंसर। Current of 2 ampere passing through a coil of 100 tons gives rise to a magnetic flux 5 into 10⁻³ Weber per ton. The magnetic energy associated with coil is dash. So बच्चों यहाँ पे एक कॉइल है और कॉइल में से 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है। सो I की वैल्यू है 2 एम्पियर, और कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो है 100, और कॉइल के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक है वो है 5 इंटू 10⁻³ वेबर पर टन, और हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद द कॉइल। सो मैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा U इक्वल्स टू 1/2 LI²। सो यहाँ पे हमारे पास L की वैल्यू नहीं है, सो यहाँ पे हमें L का इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। सो वहाँ से हम L को एलिमिनेट करेंगे। सो वी हैव
L इक्वल्स टू एन फाई अपॉन आई। सो यहाँ से हमें एल आई की वैल्यू मिलेगी एल आई इक्वल्स टू एन फाई। सो इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। सो यहाँ पे इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 एल आई इंटू आई। सो यहाँ पे हम एल आई की जगह लिखेंगे एन फाई। सो हमें मिलेगा 1/2 एन फाई आई। सो यहाँ पे हम वैल्यूज रखते हैं। एन की वैल्यू है 100, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू है 5 × 10⁻³ और जो करंट है वो है 2। यहाँ पे 2 कैंसल हो जाएंगे। सो हमें आंसर मिलेगा 0.5 जूल। सो यहाँ पे मैग्नेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद द कॉइल इज 0.5 जूल। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। The flux link per each turn of a coil of n turns changes from phi1 to phi2 if the total resistance of the circuit including the coil is R. The induced charge in the coil is dash. So बच्चों यहाँ पे एक कॉइल है और कॉइल में n टर्न्स है और ये जो कॉइल है उसके साथ जो फ्लक्स लिंक है पर ईच टर्न वो है phi1 और ये फ्लक्स phi1 से phi2 चेंज होता है। और यहाँ पे जो सर्किट है इंक्लूडिंग दी कॉइल उसका जो टोटल रेजिस्टेंस है वो है कैपिटल आर और हमें फाइंड करना है इंड्यूस चार्ज इन दी कॉइल। सो बच्चों ये हमने थियरी में पढ़ा है कि कॉइल में जो इंड्यूस चार्ज होगा वो क्या होगा, उसका फॉर्मूला हमने डिराइव किया है। लेकिन अगर हमें इसका फॉर्मूला डिराइव करना है तो हम क्या करेंगे, चलो देखते हैं। सो इसके लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। सो यहां पे हम इक्वेशन यूज करेंगे E इक्वल्स टू एन डेल्टा फाई अपॉन टी और यहां पे डेल्टा फाई होगा phi2 माइनस phi1 अपॉन टी और यहां पे हम E की जगह लिखते हैं E इक्वल्स टू आई आर इक्वल्स टू एन phi2 माइनस phi1 अपॉन टी और I की जगह लिखते हैं Q अपॉन टी इंटू आर इक्वल्स टू एन phi2 माइनस phi1 अपॉन टी और यहाँ पे टी कैंसल हो जाएगा। सो हमें मिलेगा Q इक्वल्स टू एन टाइम्स phi2 माइनस phi1 अपॉन आर। सो इंड्यूस्ड चार्ज हमें मिला Q इक्वल्स टू एन टाइम्स phi2 माइनस phi1 अपॉन आर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। A magnet is moved towards a coil, first quickly and second slowly. The induced EMF is dash. So बच्चों यहाँ पे हम मैग्नेट को कॉइल के तरफ एक बार क्विकली मूव करते हैं और स्लोली मूव करते हैं तो इंड्यूस ईएमएफ हमें कितना मिलेगा वो हमें फाइंड करना है। सो इसके लिए हम एक यहाँ पे डेमोस्ट्रेशन देखते हैं। तो यहाँ पे एक कॉइल है, यहाँ पे एमीटर है और ये बार मैग्नेट है। तो यहाँ पे इस मैग्नेट को हम कॉइल के अंदर मूव करते हैं। तो जब इस मैग्नेट को हम कॉइल के अंदर क्विकली मूव करेंगे तो यहाँ पे जो एमीटर में जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो हमें ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन ज़्यादा मिलता है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमें करंट ज़्यादा मिलता है और करंट की वैल्यू ज़्यादा तब मिलेगी जब इंड्यूस ईएमएफ ज़्यादा होगा। तो जब हम मैग्नेट को क्विकली मूव करते हैं तब हमें इंड्यूस ईएमएफ ज़्यादा मिलेगा। अब हम मैग्नेट को स्लोली मूव करते हैं तो जब हम मैग्नेट को स्लोली मूव करेंगे तब यहाँ पे एमीटर में जो डिफ्लेक्शन होगा वो बहुत कम होगा। डिफ्लेक्शन कम होगा इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो करंट मिलती है वो हमें कम करंट मिलती है। कम करंट मिलती है तो यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस होता होगा वो भी कम होता होगा। तो जब मैग्नेट को हम कॉइल के अंदर क्विकली मूव करते हैं तब इंड्यूस ईएमएफ हमें ज़्यादा मिलेगा और जब मैग्नेट को कॉइल के अंदर स्लोली मूव करेंगे तब हमें इंड्यूस ईएमएफ कम मिलेगा। तो यहाँ पे हम ऑप्शन देखते हैं। तो द इंड्यूस ईएमएफ इज सेम इन बोथ केस, नहीं, यहाँ पे दोनों में सेम नहीं होगा।
ऑप्शन बी मोर इन वन देन इन केस 2. सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. लेंस लॉ इज अ स्टेटमेंट ऑफ डैश. सो बच्चों ये तो हमने थियरी में पढ़ा है कि लेंस लॉ इज अ स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. When a coil of metal wire is kept in a non-uniform magnetic field dash. सो बच्चों यहाँ पे एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इस नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक कॉइल रखी है और हमें बताना है कि इस कॉइल में ईएमएफ और करंट इंड्यूस होगा कि नहीं होगा. तो यहाँ पे इनमें से कौन सा आंसर सही है वो हमें बताना है. तो यहाँ पे ऑप्शन ए है EMF and current both are induced in the coil. ऑप्शन बी है करंट इंड्यूस होता है लेकिन EMF इंड्यूस नहीं होता है. ऑप्शन सी है EMF इंड्यूस होता है लेकिन करंट इंड्यूस नहीं होता है. एंड ऑप्शन डी है करंट भी इंड्यूस नहीं होता और EMF भी इंड्यूस नहीं होता. सो बच्चों यहाँ पे पहले हमको एक फैक्ट पता होनी चाहिए कि कॉइल में EMF इंड्यूस होता कब है. तो जब कॉइल के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक है वो टाइम के साथ चेंज होगा तभी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा एंड इंड्यूस करंट बनेगा. और हमने ये थियरी में पढ़ा है अकॉर्डिंग टू फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो होता है E इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन dt. तो फ्लक्स में टाइम के साथ चेंज आएगा तभी ईएमएफ इंड्यूस होगा. तो यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है या फिर नहीं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो कॉइल है इस कॉइल में से 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है. तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक है वो है 4. सो यहाँ पे 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइन लिंक है. सो मैग्नेटिक फ्लक्स है 4. तो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है. इसीलिए यहाँ पे इस कॉइल में कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा और इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगा तो इंड्यूस करंट भी नहीं बनेगा. तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नाइदर करंट नॉर ईएमएफ इज इंड्यूस इन द कॉइल. अकॉर्डिंग टू फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. सो बच्चों यहाँ पे हमें बताना है कि इनमें से कौन सा फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है. तो ऑप्शन ए है द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज सच दैट इट ऑपोजिट्स द कॉज प्रोड्यूसिंग इट. सो बच्चों ये जो स्टेटमेंट है वो लेंस लॉ का स्टेटमेंट है. तो यहाँ पे हमें लेंस लॉ गिवन है और हमें पूछा है फैराडेस लॉ. तो ये स्टेटमेंट गलत है. ऑप्शन बी है द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन अ कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. सो बच्चों ये जो बी ऑप्शन है ये सही आंसर है. ये है फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. सो यहाँ पे E इज प्रोपोर्शनल टू डी अपॉन dt. ऑप्शन सी है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज सच दैट इट ऑपोजिट्स द कॉज प्रोड्यूसिंग इट. सो बच्चों ये जो ऑप्शन सी है ये भी लेंस लॉ का ही स्टेटमेंट है. सो यहाँ पे ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी लेंस लॉ है क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस है यहाँ पे इंड्यूस करंट है और यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ है. तो लेंस लॉ जो है वो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट या फिर इंड्यूस ईएमएफ देता है. तो ए और सी स्टेटमेंट है वो लेंस लॉ का है और स्टेटमेंट बी जो है वो है फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स link with a coil varies at the rate of 1 Weber per minute. The induced EMF is dash volt. So बच्चों यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है और यहाँ पे हमें इंड्यूस EMF फाइंड करना है. सो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है 1 Weber पर मिनट. सो यहाँ पे d अपॉन dt इक्वल्स टू 1 Weber पर मिनट. तो यहाँ पे वेबर पर मिनट को हम वेबर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं तो होगा 1/60 वेबर पर सेकेंड. और हमें फाइंड करना है इंड्यूस ईएमएफ.
सो यहाँ पे हम इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला यूज करेंगे. सो इंड्यूस ईएमएफ, सो यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ लेंगे, E इक्वल्स टू डी फाई अपॉन डी टी, और डी फाई अपॉन डी टी की वैल्यू है 1/60 वेबर पर सेकेंड. सो यहाँ पे हमें मिलेगा 1/60, और ये जो वेबर पर सेकेंड है उसको हम वोल्ट भी बोल सकते हैं. सो यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ हमें मिला 1/60 वोल्ट. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. The direction of induced EMF during electromagnetic induction is given by dash. सो बच्चों यहाँ पे हमें पूछा है कि जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो हमें किस लॉ से मिलेगा. तो हमने थियरी में पढ़ा है कि जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो हमें लेंस लॉ से मिलेगा, और जो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो हमें फैराडेस लॉ से मिलता है. तो यहाँ पे हमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछा है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. टू इंड्यूस ईएमएफ इन अ कॉइल द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ अ कॉइल डैश. सो बच्चों, कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस करने के लिए कॉइल के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक है वो मैग्नेटिक फ्लक्स का हमें क्या करना होगा, वो मैग्नेटिक फ्लक्स को हमें डिक्रीज करना होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स को हमें इंक्रीज करना होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स को कांस्टेंट रहने देना होगा, या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करना होगा. सो बच्चों, हमें पता है कि कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस करने के लिए कॉइल के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक है उसमें चेंज लाना पड़ेगा. जब कॉइल के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक है उसमें हम चेंज लाएंगे तभी हमें इंड्यूस ईएमएफ मिलेगा. तो यहाँ पे चेंज लाना पड़ेगा, मतलब कॉइल के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक है उसको आप इंक्रीज कीजिए या फिर डिक्रीज कीजिए. तो कॉइल के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक है उसको आप इंक्रीज करेंगे या फिर डिक्रीज करेंगे, तो दोनों केस में यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होगा. जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तभी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा. तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, कैन आइदर इंक्रीज और डिक्रीज. एनर्जी स्टोर्ड इन अ चॉक कॉइल इज इन द फॉर्म ऑफ डैश. सो बच्चों, यहाँ पे जो चॉक कॉइल है इसका मतलब ये हुआ कि ये इंडक्टर है. चॉक कॉइल मतलब इंडक्टर. तो यहाँ पे हमें पूछा है एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर इज इन द फॉर्म ऑफ डैश. तो यहाँ पे इंडक्टर में एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है, तो हमने थियरी में पढ़ा है कि इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती है, और इसका फॉर्मूला है U इक्वल्स टू 1/2 Li². सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज इक्विवेलेंट टू डैश. सो बच्चों, यहाँ पे हमें इंडक्टेंस का यूनिट पूछा है, तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, E इक्वल्स टू L di/dt. यहाँ पे हम L को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें मिलेगा L इक्वल्स टू E इंटू dt/di. यहाँ पे जो EMF है इसका यूनिट होगा वोल्ट, dt टाइम का यूनिट होगा सेकेंड, एंड di करंट का यूनिट होगा एम्पियर. सो यहाँ पे इंडक्टेंस के यूनिट हमें मिले वोल्ट सेकेंड अपॉन एम्पियर. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. एडी करंट्स आर प्रोड्यूस इन अ मटीरियल व्हेन इट इज डैश. सो बच्चों, मटीरियल में एडी करंट कब प्रोड्यूस होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन ए है हीटेड, मतलब मटीरियल को हीट करने से एडी करंट प्रोड्यूस होते हैं. तो बच्चों ये गलत है, हीट करने से एडी करंट प्रोड्यूस नहीं होते. ऑप्शन बी है मटीरियल प्लेस इन टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड. तो बच्चों ये आंसर सही है. सो बच्चों, जब हम मटीरियल को टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तब यहाँ पे एडी करंट प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि एडी करंट कब प्रोड्यूस होते हैं, तो जब मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होता है तब ईएमएफ इंड्यूस होता है, और ईएमएफ इंड्यूस होने के कारण एडी करंट प्रोड्यूस होते हैं. तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर.
ऑप्शन सी है प्लेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये गलत है। एंड ऑप्शन डी है प्लेस इन अ स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड, तो ये भी गलत है। तो यहां पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इफ n is the number of turns in a coil, the value of self inductance varies as proportional to dash। सो बच्चों यहाँ पे एक कॉइल है और कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो है n। तो हमें फाइंड करना है कि ये जो, तो हमें बताना है कि ये जो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल है इसका नंबर ऑफ टर्न के साथ क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल का एक फॉर्मूला है, सेल्फ इंडक्टेंस of a coil L equals to mu 0 n square A अपॉन L। तो यहाँ पे जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर है। सो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। If number of turns in a coil is increased from 10 to 100, its inductance becomes dash times the original value। सो बच्चों यहाँ पे एक कॉइल है और कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो है 10, जिसको हम इंक्रीज करके 100 ले जाते हैं। तो इंडक्टेंस में क्या चेंज आएगा वो हमें बताना है। तो यहाँ पे जो इनिशियल नंबर ऑफ टर्न्स है वो है n1 इक्वल्स टू 10, जिसको हम इंक्रीज करके 100 तक ले आते हैं। तो इंडक्टेंस क्या बनेगा वो हमें बताना है। तो यहाँ पे इनिशियल जो इंडक्टेंस है वो L1 है और जो फाइनल इंडक्टेंस है वो L2 है। तो यहाँ पे हम सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल का इक्वेशन यूज करेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल, जिसका फॉर्मूला है L इक्वल्स टू म्यू 0 n स्क्वायर A अपॉन L। और यहाँ पे L का रिलेशन नंबर ऑफ टर्न के साथ बनेगा, L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। अब यहाँ पे हम रेशियो ले लेते हैं। सो यहाँ पे L2 अपॉन L1 इक्वल्स टू N2 अपॉन N1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे N2 की वैल्यू है 100, N1 की वैल्यू है 10 और इसका स्क्वायर। और यहाँ पे एक जीरो कैंसिल हो जाएगा तो 10 का स्क्वायर हमें मिलेगा 100। तो यहाँ पे जो फाइनल इंडक्टेंस है वो होगा L2 इक्वल्स टू 100 टाइम्स L1। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द करंट इन अ कॉइल changes from 0 to 2 ampere in 0.05 second. If the induced EMF is 80 volt, the self inductance of the coil is dash Henry। सो बच्चों यहाँ पे एक कॉइल है और कॉइल में जो करंट चेंज हो रहा है वो है 0 to 2 एम्पियर इन 0.05 सेकेंड। सो यहाँ पे जो करंट में चेंज आ रहा है वो है di इक्वल्स टू 2 माइनस 0 इक्वल्स टू 2 एम्पियर। और यहाँ पे जो टाइम गिवन है वो है dt इक्वल्स टू 0.05 सेकेंड। यहाँ पे जो इंड्यूस ईएमएफ है वो है E इक्वल्स टू 80 वोल्ट। और हमें फाइंड करना है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। तो यहाँ पे हम इक्वेशन यूज करेंगे, वी हैव E इक्वल्स टू L di अपॉन dt। तो यहाँ पे हमने सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड यूज किया है, E इक्वल्स टू L di अपॉन dt। तो यहाँ पे हम L को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें मिलेगा L इक्वल्स टू E इंटू dt अपॉन di। सो यहाँ पे E की वैल्यू है 80, टाइम की वैल्यू है 0.05 और जो di की वैल्यू है वो है 2। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 2 हेनरी। सो यहाँ पे बच्चों ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। A wire of length 1 meter moves with a speed of 10 meter per second perpendicular to magnetic field. If the EMF induced in the wire is 1 volt, the magnitude of magnetic field is dash Tesla। सो बच्चों यहाँ पे एक वायर है
और वायर की लेंथ है 1 मीटर और ये वायर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रही है और यहाँ पे उसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे वायर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रही है, इसीलिए यहाँ पे जो वायर है वो मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा। जब वायर मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा तो वायर में ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो यहाँ पे जो वायर में ईएमएफ इंड्यूस होता है वो है 1 वोल्ट। तो हमें फाइंड करना है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो यहाँ पे डेटा में गिवन है वायर की लेंथ है 1 मीटर, स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड और इंड्यूस ईएमएफ है 1 वोल्ट और हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे हम इक्वेशन यूज करेंगे E इक्वल्स टू BLV। तो यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें मिलेगा B इक्वल्स टू E अपॉन LV। यहाँ पे ईएमएफ की वैल्यू है 1, वायर की लेंथ है 1 और जो स्पीड है वायर की वो है 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा 0.1 टेस्ला। सो मैग्नेटिक फील्ड इज 0.1 टेस्ला। सो ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। A current of 10 ampere in one coil produce a total flux of 0.05 Weber to link with the other coil. The mutual inductance of this system is dash. So बच्चों यहाँ पे एक कॉइल है और इस कॉइल में 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है, जिससे यहाँ पे जो टोटल फ्लक्स बनता है वो है 0.05 वेबर। अब ये जो टोटल फ्लक्स है वो फ्लक्स दूसरी कॉइल के साथ लिंक होता है, तो हमें फाइंड करना है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ दिस सिस्टम। सो बच्चों यहाँ पे हमें करंट की वैल्यू गिवन है I इक्वल्स टू 10 एम्पियर और यहाँ पे जो टोटल फ्लक्स है वो है 0.05 वेबर। तो टोटल फ्लक्स होगा N5। तो N5 होगा टोटल फ्लक्स जो है 0.05 वेबर और यहाँ पे हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करना है। सो यहाँ पे हम इक्वेशन यूज करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस M इक्वल्स टू N5 अपॉन I। N5 की वैल्यू है 0.05 और I की वैल्यू है 10। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 0.005। सो ये होगा 5 इंटू 10⁻³ हेनरी, जिसको हम लिख सकते हैं 5 मिली हेनरी। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस हमें मिला 5 मिली हेनरी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हेनरी इज अ यूनिट ऑफ डैश। सो बच्चों इनमें से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट हेनरी है? तो ये हमने थियरी में पढ़ा है कि जो इंडक्टेंस है इसका यूनिट हेनरी होता है और जो कैपेसिटेंस है उसका यूनिट होता है फैराडे, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला और रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। तो यहाँ पे हमें हेनरी पूछा है तो वो होगा इंडक्टेंस का। इंडक्शन फर्नेस इज बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ डैश। सो बच्चों इंडक्शन फर्नेस को हमने एडी करंट की एप्लीकेशन में पढ़ा है कि इंडक्शन फर्नेस में एडी करंट के कारण ही हीटिंग इफेक्ट बनती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC मेन इन इंडिया इज डैश हर्ट्ज। सो बच्चों हम इंडिया में कौन सी फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं? तो इंडिया में हम 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं और आपने कई जगह देखा होगा यहाँ पे लिखा होगा कि 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। तो ये जो है ये फ्रीक्वेंसी हम यूज करते हैं 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। और अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस में 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यूज होती है। यूएस में 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यूज होती है और इंडिया में 50 हर्ट्ज। If an AC current of frequency 50 Hz is flowing through a conducting wire, then how many time does the current becomes 0 in 1 second? सो बच्चों यहाँ पे कंडक्टिंग वायर है और इस कंडक्टिंग वायर में AC करंट फ्लो कर रही है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज और हमें बताना है कि 1 सेकेंड में करंट कितनी बार 0 होगा। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन है 50 हर्ट्ज।
तो इसका मतलब ये हुआ कि 50 साइकिल्स पर सेकेंड, मतलब यहां पे एक सेकेंड में करंट की 50 साइकिल्स कंप्लीट होगी। और यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे करंट की एक साइकिल है और एक साइकिल में करंट 2 बार जीरो होता है। तो यहां पे करंट एक बार जीरो होगा और दूसरी बार करंट यहां पे जीरो होगा। तो एक साइकिल में करंट 2 बार जीरो होता है। तो एक साइकिल में करंट 2 बार जीरो होता है और यहां पे एक सेकेंड में 50 साइकिल्स कंप्लीट होती है। तो इन 1 सेकेंड 50 साइकिल्स बनती है। तो एक साइकिल में करंट 2 बार जीरो होता है, तो 50 साइकिल्स में करंट कितनी बार जीरो होगा? तो वो होगा 2 इंटू 50 यानी 100। तो एक सेकेंड में 50 साइकिल्स बनती है और करंट 100 टाइम्स जीरो होता है। सो यहां पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। The equation of AC voltage is given by V equals to 158 sin 200 pi t. The value of voltage at time t equals to 1 upon 400 second is dash volt. So बच्चों यहाँ पे वोल्टेज का इक्वेशन गिवन है V equals to 158 sin 200 pi t और यहाँ पे t इक्वल्स टू 1 अपॉन 400 सेकेंड में हमें वोल्टेज की वैल्यू फाइंड करनी है। सो यहाँ पे हम टाइम की वैल्यू रखते हैं। सो 158 साइन 200 पाई इंटू 1 अपॉन 400। सो यहाँ पे 200 टू ज़ा 400, तो यहाँ पे 2 बचेगा। सो यहाँ पे हमें मिला 158 साइन पाई बाई 2 और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 1। सो यहाँ पे हमें वोल्टेज मिलेगा V इक्वल्स टू 158 वोल्ट। सो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। A generator produces a voltage that is given by V equals to 240 sin 120 t, where t is in second. The frequency of voltage is dash hertz. So बच्चों यहाँ पे हमें वोल्टेज का इक्वेशन गिवन है और हमें वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे वोल्टेज का इक्वेशन है V इक्वल्स टू 240 साइन 120 t। तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे V इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी। तो इसके साथ हम कंपेयर करेंगे तो हमें ओमेगा की वैल्यू मिलेगी, वी गेट ओमेगा इक्वल्स टू 120 और यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो ओमेगा की जगह हम लिखते हैं 2 पाई एफ इक्वल्स टू 120। तो एफ इक्वल्स टू 120 डिवाइड बाई 2 पाई, पाई की वैल्यू होती है 3.14। सो फ्रीक्वेंसी की अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें मिलेगी 19 हर्ट्ज। सो यहां पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।